नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेठी और रायबरेली में प्रचार थम गया। 20 मई को मतदान होगा। 17 मई को रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा हुई, लेकिन इस मंच से सोनिया गांधी का भी एक भाषण हुआ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सोनिया ने रायबरेली की सभा में कहा कि मैं अपने बेटे राहुल को आपको सौंप रही हूं। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। कौन ऐसा नेता है जो अपने बच्चों को पब्लिक में खड़ा कर यह कह दे कि मैंने उनकी परवरिश ठीक से की है, उन्हें सबका आदर करना सिखाया है। सोनिया जिस वक्त यह बात कह रही थीं, उस वक्त उनके पीछे राहुल और प्रियंका अच्छे बच्चे की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। जैसा कि हमने कहा, रायबरेली में सोनिया गांधी के भाषण पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अमेठी और रायबरेली की बात कर लेते हैं। अमेठी में बीजेपी ने उतनी ही ताकत लगाई है जितनी ताकत से प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार किया। दिन रात एक कर दिया। प्रचार के लिहाज से देखिए तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी के नेतृत्व ने स्मृति ईरानी को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी यहां सभा करने नहीं आए। 2014 में अमेठी में मोदी ने प्रचार किया, 2019 में भी किया, लेकिन 2024 में नहीं आ सके। अमित शाह ने यहां 2 दिन दिए। 17 मई को ऊंचाहार में अमित शाह की सभा हुई। एक तरह से वह सभा अमेठी और रायबरेली की ही संयुक्त सभा थी, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कराया गया। प्रचार थमने के आखिरी दिन अमित शाह ने अमेठी में रोड शो भी किया। ऐसा कम होता है कि अमित शाह ने जिस क्षेत्र में सभा की हो, वहां पर अगले दिन रोड शो भी कर रहे हैं। यह बता रहा है कि यह सीट बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और पूरी ताकत से लड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमेठी में 2 सभाएं की हैं। 3 दिनों के अंतर पर 2 सभाएं, एक सभा गौरीगंज में और एक जगदीशपुर में। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेहद लोकप्रिय नेता जेपी नड्डा ने भी स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा की। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नामांकन में आए, कई केंद्रीय मंत्री आए और संजीव बालियान ने भी यहां सभा की। यह सब बता रहा है कि बीजेपी के लिए अमेठी की सीट कितनी महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने हार नहीं मानी। पहली बार जब बहन दीपक लेकर थाल सजाती है तो भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने के लिए जो युद्ध की भूमि पर उतरता है, उसकी जीत की कामना बहन करती है। इसलिए दिनेश जी, आज ये संयोग सुखद है। एक तरफ डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ आप, मध्य में अमित शाह। ये नरेंद्र मोदी की ओर से रायबरेली में जीत की गारंटी है, जो आज पूरा मैदान, पूरा क्षेत्र देख रहा है। अमेठी की लड़ाई बता रही है कि राजनीति में कई बार जीत वास्तविक जीत से भी बड़ी हो जाती है।
किशोरीलाल शर्मा के आने के बाद बीजेपी ने अमेठी के चुनाव को हल्के में नहीं लिया और स्मृति ईरानी का साथ नहीं छोड़ा। वहीं कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा के लिए राहुल गांधी प्रचार के लिए तो आए ही, मगर प्रियंका गांधी ने वहां डेरा डाला, लगातार सभाएं करती रहीं। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से गंभीरता के साथ स्थापित किया कि किशोरीलाल शर्मा दिखावे के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के भी कई हारे हुए बड़े नेता प्रचार के लिए अमेठी गए। तो कुल मिलाकर अमेठी में दो पक्षों ने जीतने के लिए काफी जोर लगाया है। यहां की जीत वाकई बड़ी और दिलचस्प होने जा रही है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की एक ही विधायक हैं, अदिति सिंह। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन वे अमित शाह की दोनों सभाओं में उपस्थित रहीं। अमित शाह ने यहां 12 मई और 17 मई को सभा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी और रायबरेली में कोई सभा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर कोई सभा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में अभी तक कोई सभा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में कोई सभा नहीं की। अमेठी में प्रियंका गांधी का भी रोड शो हुआ है। प्रियंका ने यहां अनगिनत सभाएं कर किशोरीलाल शर्मा को बतौर उम्मीदवार स्थापित कर दिया। प्रियंका और किशोरीलाल शर्मा रोड शो में प्रमुखता से एक ही कार में नजर आए। किशोरीलाल शर्मा ने भी बार बार स्पष्ट किया कि मैं यहां जीतने के लिए लड़ रहा हूं। सत्रह मई को राहुल गांधी ने अमेठी की जनसभा में मंच पर किशोरीलाल शर्मा को बुलाकर गले लगाया। अमेठी में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया है। अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संबंध उतना ही मधुर लगता है जितना नेतृत्व के स्तर पर अखिलेश और राहुल के बीच। कांग्रेस ने अपने हर भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्वीकार किया, तारीफ की। प्रियंका गांधी की सभाओं में और मंच पर भी लाल टोपी वाले समाजवादी दिखते रहे और मंच के पीछे के पोस्टर पर अखिलेश यादव की तस्वीर भी नजर आई। सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। देखिए, ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बनके लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बनके लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहां उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि दो पार्टियां नहीं, आप एक सेना है। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव-गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है। आज अखिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे। अखिलेश और राहुल उत्तर प्रदेश में कई साझा रैलियां पिछले दिनों में कर चुके हैं। कन्नौज, कानपुर, झांसी, अमेठी, रायबरेली। जिन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन जमीन पर काम नहीं कर रहा, उन्हें इन रैलियों में आकर देखना चाहिए कि दोनों के बीच तालमेल कैसी रही। इसे इस उदाहरण से भी देखिए। अमेठी के राहुल के भाषण में कहीं पर भी स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं आता। राहुल के भाषण में अमेठी है,
वहां के लोग हैं, उनसे राहुल का रिश्ता है। कई जगह वे भाषण देते हुए निजी अनुभव सुनाने लगते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। राहुल ने स्मृति ईरानी का नाम क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी तो राहुल का नाम बार बार लेती हैं। क्या राहुल गांधी इस ट्रैप को पहचान गए कि नाम लेकर फंसना नहीं है, इसीलिए वे खुद चुनाव लड़ने के लिए अमेठी नहीं आए, वहीं बगल में रायबरेली चले गए? लेकिन उनका समय अमेठी में भी बीता। उनके भाषण से ठीक पहले अखिलेश जब बोलते हैं तो स्मृति ईरानी पर सीधा वार करते हैं, अपने ही अंदाज में चुटकी लेते हैं। राहुल के नाम नहीं लेने और अखिलेश के नाम लेने में जो जुगलबंदी है उसे नोट कीजिए। दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? 4 जून को पता चलेगा। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मोर्चा बांधा है। बीजेपी हजारों करोड़ रुपए की सबसे अमीर पार्टी है। उसकी अमीरी के सामने विपक्ष की हालत कमजोर नजर आती है। लेकिन इस हालत में भी विपक्ष लड़ रहा है। अखिलेश यादव भी समझ गए हैं असली लड़ाई मतदान के दिन की है, जब दोनों के कार्यकर्ता मोर्चे पर डटे रहेंगे।
और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ, अपने बूथों पे तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे तो घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? ये कानपुर वाले हैं, इन्हें सब रास्ता पता है बूथ पर कैसे जाया जाता है। बूथ पर पहुंचोगे अपना वोट डालने? आज के बाद घर घर जाकर के हमारी अपील, हमारा निवेदन करोगे सबसे? ये केवल चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान के साथ साथ जो हमें अधिकार और न्याय मिलता है, वो न्याय और अधिकार को अपने सुरक्षित रखने का भी चुनाव है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। इस चुनाव में उनके वीडियो तो आए हैं, मगर उन्होंने कोई सभा नहीं की। लेकिन 17 मई को सोनिया गांधी ने रायबरेली में भाषण दिया। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या होती है। यह सोनिया गांधी का किरदार है कि जब वे राजनीति में आती हैं तो पहला भाषण उसी जमीन से देती हैं। 11 जनवरी 1998 को श्री पेरुम्बदूर में ही सोनिया गांधी का पहला भाषण हुआ था। बीजेपी के नेता बार बार सोनिया का देश याद दिलाते हैं, आज भी, लेकिन सोनिया को एक ही देश याद रहा और वो है भारत। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण भारत से की और उत्तर में उन्होंने कई बड़े सत्ता परिवर्तन कर दिखाए। अपने समय के सबसे कद्दावर नेता और वक्ता माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी हिंदी के सामने कोई नहीं टिक सकता था, सोनिया तो बिल्कुल ही नहीं। उनकी सरकार सोनिया की हिंदी के आगे हवा में उड़ गई। वही सोनिया गांधी जब रायबरेली में एक तरह से आखिरी चुनावी भाषण दे रही थीं, तब उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। 2004 की हार अटल बिहारी वाजपेयी की हार से कहीं बड़ी थी उस महिला की जीत जिसे बीजेपी के नेताओं ने विधवा कहा, विदेशी महिला कहा। 17 मई को जिस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त प्रियंका गांधी के सहारे से सोनिया गांधी सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आईं। राहुल बोलते हुए अचानक रुक गए और फिर दोबारा बोलने लग गए। तभी सोनिया गांधी को सीढ़ियां चढ़ते देख दर्शकों में ऐसा शोर उठता है कि राहुल को ठहरना पड़ गया। सहारे से सीढ़ियां चढ़ने के बाद सोनिया गांधी तेज कदमों से चलती हुई मंच पर आगे आती हैं। वे मंच पर सबका अभिवादन स्वीकार करती हैं, आगे बढ़ती हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव के पास पहुंचती हैं। आगे बढ़कर राहुल गांधी उनके गले लग जाते हैं। जब वे सोनिया गांधी के गले लगते हैं तो जनता फिर से अभिवादन करती है। अखिलेश और मंच पर खड़े बाकी नेता भी ताली बजाने लगते हैं। सोनिया गांधी आगे बढ़कर मंच पर बैठे हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता का अभिवादन स्वीकार करती हैं। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार सांसद चुनी गईं। अपने क्षेत्र को अलविदा कहते समय भावनाओं पर उनका नियंत्रण गजब का रहा। राजनेता का अपने संसदीय क्षेत्र से विशेष लगाव होता है और जनता का भी राजनेता से। दोनों के इन संबंधों में हमेशा दूरी दिखाई देती है, क्योंकि राजनेता अक्सर सुरक्षा वाली गाड़ियों में रफ्तार से गुजर जाता है, मंच पर खड़ा रहता है। इसके बाद भी ऐसे ही मौकों पर दिख जाता है
कि जनता नेता के साथ कितने अलग स्तर पर भावनात्मक और राजनीतिक संबंध बनाती है। किसी के भाषण को अंतिम नहीं कहना चाहिए, मगर सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो इस हिसाब से रायबरेली की जनता के बीच दिया गया उनका यह अंतिम चुनावी भाषण कहा जा सकता है। सोनिया गांधी ने तब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था जब कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई थी। देश में सांप्रदायिक राजनीति के उभार का वो पहला बड़ा दौर था जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर चुकी थी। खुद सोनिया गांधी भारतीय राजनीति के लिए सहज स्वीकार्य नहीं थीं। वे जमीन से निकली कार्यकर्ता भी नहीं थीं। उनकी उस भाषा पर पकड़ भी नहीं थी जिससे उन्हें अपने मतदाताओं से संवाद करना था। उनके सामने हिंदी भाषा को बरतने में माहिर, उसके गति और ताल समझने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता था। लेकिन धीरे धीरे सोनिया गांधी ने उस हिंदी को साध लिया, उससे दोस्ती कर ली और अपनी हिंदी से जनता से बात करने लग गईं। पता भी नहीं चला कि कब सोनिया गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक हो गईं और कार्यकर्ता उनके नाम के नारे लगाने लग गए। 7 सालों बाद उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी संकट में है। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक और बार चुनाव आ रहा है, भाजपा उभर सकती है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाली थी। तमाम नेता आ रहे थे उनके पास कि राजनीति में आइए, राजनीति में आइए। उनकी बेटी थी, बहुत कष्ट देखा था उनका। मैंने मना किया, मैंने कहा राजनीति में मत आओ, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, संभल जाएगी पार्टी, कोई संभाल लेगा, कोई नेता बन जाएगा। मां ने बात नहीं सुनी। मुझे कहा कि ये जो चित्र है तुम्हारे पिता का, जो मेरे कमरे में दीवार पे लटका है, इसको मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आज मैं मुंह मोड़ लूंगी, पार्टी के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। उसी अमेठी और रायबरेली को सोनिया गांधी अलविदा कह रही थीं। सोनिया ने वाकई इस देश की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को मात दी है। शायद भारतीय राजनीति के नेता मन से सोनिया गांधी को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन वे उन्हीं के बीच मौजूद रहीं तो इसी रायबरेली के दम पर जिसने उन्हें 5 बार जिताया। सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को यह कहने का मौका दिया, गर्व करने का मौका दिया कि वह कितना समावेशी है, उदार है, सबको स्वीकार करता है। हालांकि सोनिया गांधी ही एकमात्र अपवाद रहीं। हम चाहते हैं कि आप सोनिया गांधी के भाषण का बाकी हिस्सा सुनें और देखें कि कैसे वे एक ही वाक्य में इंदिरा के साथ रायबरेली की जनता को भी अपने राजनीतिक अग्रज का दर्जा देती हैं, सिद्धांतों की लड़ाई को कभी व्यक्तिगत नहीं बनाती हैं, कभी अपने ऊपर लगाए गए अनगिनत आरोपों का जिक्र नहीं करती, बस उस प्यार का जिक्र करती हैं जो उन्हें मिला है। इस भाषण को सुनिए, फिर हम आएंगे राहुल और अखिलेश के भाषण पर। रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं,
बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया गांधी के इस भाषण के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह पल मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 वर्षों की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया। मैं गर्व के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के बीच कहा, मैं आपको राहुल को सौंप रही हूं। लोकतांत्रिक राजनीति में जनता के बीच सौंपने की इस बात पर अलग से विश्लेषण होना चाहिए। मैं इस मुद्दे को यहां छोड़ रहा हूं क्योंकि एक जरूरी सूचना आपको देनी है, सभी के लिए है। जब मतदान खत्म हो जाता है तब पीठासीन अधिकारी एक फॉर्म पर दस्तखत करता है। इसे फॉर्म 17C कहते हैं। इस फॉर्म में लिखा होता है कि उस मतदान केंद्र पर कितनी वोटिंग हुई, उस पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का सीरियल नंबर भी लिखा होता है। जो भी पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर गया है वो अधिकार से फॉर्म 17C मांग सकता है। पीठासीन अधिकारी को हर हाल में देना ही होगा, यह नियम है। इस दस्तावेज के बिना कोई भी पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र से नहीं लौटे। इसी से मतगणना के दिन पता चलेगा कि कितने वोट पड़े और गिनती में कोई अंतर तो नहीं। अगर जरा भी अंतर आया तो यही फॉर्म 17C काम आएगा। तो इस सूचना को सभी को बताइए। एक संसदीय क्षेत्र में 2000 मतदान केंद्र हैं तो 2000 फॉर्म 17C दिया जाएगा। कई बार इसकी जानकारी उम्मीदवार को नहीं होती, पोलिंग एजेंट को भी नहीं। 2024 का चुनाव बेहद मुश्किल चुनाव है। जनता केवल अपनी जागरूकता और जानकारी के आधार पर ही चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।